हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले लीड कंपनसेटर के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कंपनसेटर का मतलब क्या होता है। जो कंपनसेटर होता है वो सिस्टम के पैरामीटर को नॉर्मल रेंज में रखता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने लीड कंपनसेटर का सर्किट कंसिडर किया। यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस, ये C कैपेसिटर, यहाँ पर ये इनपुट VIN और ये R2 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये आउटपुट V0। यहाँ पर इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो ये जो R1 रेसिस्टेंस होगा वो एज इट इज़, और ये जो C जो कैपेसिटर होगा वो होगा 1/CS, और ये जो R2 रेसिस्टेंस होगा वो भी एज इट इज़। यहाँ पर ये इनपुट का लैप्लास हो जाएगा VI(S), और ये जो आउटपुट का जो लैप्लास होगा वो होगा V0(S). यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए R1 रेसिस्टेंस और ये 1/CS, इसको हम लोग मान सकते हैं Z1 इम्पीडेंस के बराबर में। R1 रेसिस्टेंस और 1/CS मान लेते हैं Z1 इम्पीडेंस के बराबर में। और यहाँ पर ये जो R2 रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है मान लेते हैं Z2 इम्पीडेंस के बराबर में। तो जो Z1 है वो किसके बराबर में, R1 और 1/CS के, और जो Z2 है किसके बराबर में, R2 के बराबर में। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 1/CS और डिनोमिनेटर में R1 + 1/CS। ये हमने R1 रेसिस्टेंस लिखा, इसके साथ ये जो 1/CS है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में R1 + 1/CS। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये किसके बराबर में, Z1 इम्पीडेंस के बराबर में। तो जो Z1 जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा R1। ये जो न्यूमरेटर का जो R1 है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। डिनोमिनेटर से हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर से जो CS है वो R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये +1, तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 + R1CS। तो जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो बराबर में R1 और डिनोमिनेटर में 1 + R1CS। तो यहाँ पर हमें मिल गया Z1 इम्पीडेंस। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो Z2 जो इम्पीडेंस है वो बराबर में R2 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई करें, यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V0(S) वो किसके बराबर में होगा, वोल्टेज डिवीज़न रूल V0(S) जो वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा ये जो R2 रेसिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये R2 रेसिस्टेंस, और ये वाला पूरा इम्पीडेंस जो कि है Z1, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया Z1 प्लस साइन। वंस अगेन हमें कंसीडर करना है ये R2 रेसिस्टेंस। तो जो R2 रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और जो इनपुट वोल्टेज है उसको हमने कंसीडर किया VI(S). तो यहाँ पर ये जो VI(S) है इसको हम लोग V0(S) के डिनोमिनेटर पे भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा V0(S) अपॉन VI(S) इज इक्वल टू ये जो R2 रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया Z1 किसके बराबर में, R1 डिनोमिनेटर में 1 + R1CS। हमें मिल जाएगा R1 डिनोमिनेटर में 1 + R1CS, और ये जो R2 रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, ये जो R2 होगा वो एज इट इज़ होगा न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा R1 + R2 1 + R1CS, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 + R1CS। तो ये हमें यहाँ पर कैसा मिला, यहाँ पर ये जो सबसे पहला जो R2 जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। डिनोमिनेटर में ये जो R1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये 1 + R1CS इसको हम लोग R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा +R2 1 + R1CS, और ये डिनोमिनेटर में 1 + R1CS उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये 1 + R1CS हमें जो मिला वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हमें मिल जाएगा R2 1 + R1CS, और डिनोमिनेटर में R1 + R2। यहाँ पर ये जो R1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा है, जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा। R2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 प्लस साइन यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, जो R2 है वो R1CS के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा R1 R2CS। तो यहाँ पर अभी ये हमें जो मिला इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या, जो R2 है यहाँ पर ये हमें जो आउटकम जो मिला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें R2 से डिवाइड करना है। जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें R2 से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय R2, तो हमें मिल जाएगा V0(S) अपॉन VI(S), जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, V0(S) अपॉन VI(S) इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर हमने कंसिडर किया R2 1 + R1CS, और डिनोमिनेटर में R2। फिर उसके बाद ये जो पूरा जो टर्म है डिनोमिनेटर वो हमने लिखा R1 + R2 + R1 R2CS, और यहाँ पर ये पूरे के डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया R2, और ये R1 + R2 के डिनोमिनेटर में भी हमने कंसिडर कर लिया R2। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने R2 के साथ डिवाइड किया, न्यूमरेटर को हमने R2 के साथ डिवाइड किया, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमने R2 के साथ डिवाइड किया। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये R2 कैंसिल हो जाएगा, ये R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा V0(S) अपॉन VI(S) इज इक्वल टू 1 + R1CS, और डिनोमिनेटर में R1 + R2, और डिनोमिनेटर में R2। और यहाँ पर ये जो ये R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये R2 भी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा R1CS। तो हमने कंसिडर किया R1CS, ये R1 + R2 डिनोमिनेटर में R2, R1 + R2 डिनोमिनेटर में R2, यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 + R1CS। अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर ये R1 + R2 ये जो न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज़ होगा, डिनोमिनेटर में R1 + R2, और डिनोमिनेटर में जो R2 हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे।
तो मिल जाएगा 1+R1CS। ये जो 1+R1CS है न्यूमरेटर का वो एज इट इज़ होगा, डिनोमिनेटर का R1+R2, डिनोमिनेटर में R2 ये भी एज इट इज़ होगा, और हमें मिल जाएगा 1+R2 डिनोमिनेटर में R1+R2 इंटू R1CS। ये कर्सर जो आपको शो कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इंटू R1CS। ये R1CS हमें कई साल मिला, यहाँ पर हमने जो R1CS कंसिडर किया उसको ही हमने यहाँ पर लिखा। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये R1+R2 डिनोमिनेटर में R2 है, न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हमें मिल जाएगा V0S अपॉन VIS इज इक्वल टू R2, डिनोमिनेटर में R1+R2 1+R1CS, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 1+R2 डिनोमिनेटर में R1+R2 R1CS। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो R2 और डिनोमिनेटर में R1+R2 ये किसके बराबर में होता है, ये अल्फ़ा के बराबर में होता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 डिनोमिनेटर में R1+R2। ये पूरा जो टर्म है किसके बराबर में होता है, वो अल्फ़ा के बराबर में होता है, और जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है। जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है। और यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है ये R1C, और यहाँ पर भी R1C जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में, ये टाउ के बराबर में। और ये जो टाउ है वो क्या होता है, वो टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटर का, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर टाउ, जो कि होता है R1C। हमें मिल जाएगा V0S अपॉन VIS इज इक्वल टू, यहाँ पर ये R2 डिनोमिनेटर में R1+R2 किसके बराबर में, अल्फ़ा के। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा हमने कंसीडर किया, ये जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया। R1C किसके बराबर में, टाउ के बराबर में, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं T, तो यहाँ पर हमने T कंसीडर किया। जो S है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन हमें जो दिखाई दे रही है उसको भी हमने यहाँ पर लिखा। R2 डिनोमिनेटर में R1+R2 किसके बराबर में, अल्फ़ा के, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा हमने लिखा। R1C किसके बराबर में, T के बराबर में, तो यहाँ पर हमने T कंसीडर किया। ये जो S है उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये जो लीड कंपनसेटर है उसका हमें क्या मिल गया, ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ दी ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है अल्फ़ा टाइम्स 1+TS, और डिनोमिनेटर में 1+αTS। और जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो लेसर होती है 1 के कंपैरिजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया, कौन से कंपनसेटर का, लीड कंपनसेटर का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लीड कंपनसेटर होता है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, और जो लैग कंपनसेटर होता है वो लो पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि जो लीड कंपनसेटर होता है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, मतलब वो हायर फ्रिक्वेंसी को अलाउ करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो ओमेगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे इन्फिनिटी, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लीड कंपनसेटर है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर काम करता है, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी इन्फाइनाइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें हमें क्या प्रूव करना है कि जो लीड कंपनसेटर होता है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, मतलब वो हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी को नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें से हम लोग S को कॉमन आउट कर लेंगे, तो मिल जाएगा V0S अपॉन VIS इज इक्वल टू S टाइम्स अल्फ़ा 1/S+T, और डिनोमिनेटर से भी अगर S को कॉमन आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा S और 1/S प्लस अल्फ़ा T। अभी यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी S कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों S कैंसिल हो जाएंगे और ये S की जगह j ओमेगा, और यहाँ पर भी S की जगह पुट कर देंगे j ओमेगा। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा टाइम्स 1/j ओमेगा प्लस T, और डिनोमिनेटर में 1/j ओमेगा प्लस अल्फ़ा T। यहाँ पर ये S की जगह पुट कर देंगे j ओमेगा, यहाँ पर भी S की जगह पुट कर देंगे j ओमेगा। मिल जाएगा 1/j ओमेगा प्लस T, और डिनोमिनेटर में 1/j ओमेगा प्लस अल्फ़ा T। तो अभी हमें जो ओमेगा जो कंसीडर करना है वो कितना होगा, वो इनफाइनाइट होगा, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लीड कंपनसेटर होता है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर काम करता है, तो ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, ये भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी। हमें पता है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पर ये 1/j ओमेगा ज़ीरो, ये हो जाएगा पूरा ज़ीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमने ओमेगा की जगह इन्फिनिटी पुट किया, जो कि हमें ये वाला स्टेप शो कर रहा है, अल्फ़ा 1/j इन्फाइनाइट प्लस T, और डिनोमिनेटर में 1/j इन्फाइनाइट प्लस अल्फ़ा T। 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमें पता है ज़ीरो, तो ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो, और ये 1/j इन्फाइनाइट ये भी पूरा हो जाएगा ज़ीरो। हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर से अल्फ़ा T, और डिनोमिनेटर से भी हमें मिल जाएगा अल्फ़ा T। तो हमें मिल जाएगा V0S अपॉन VIS इज इक्वल टू अल्फ़ा T, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा T अपॉन अल्फ़ा T। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो हमें आउटकम में क्या मिल रहा है, जो लीड कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 1 के बराबर में, लीड कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 1 के बराबर में, जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर है वो हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है। यहाँ पर अगर हमें 1 नहीं मिलता, 0 मिलता है, इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता।
तो यहाँ पर हमें आउटकम में 1 मिल रहा है, इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर है वो हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड कंपनसेटर हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है। तो जो लीड कंपनसेटर होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर है वो कैसे एक्ट करता है, हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। लीड कंपनसेटर डज नॉट अलाउ लो फ्रीक्वेंसी, जो लीड कंपनसेटर है वो लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ नहीं करता। इट ओनली अलाउज हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और यही रीज़न की वजह से जो लीड कंपनसेटर है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर काम करता है। सिमिलरली अभी अगर हम लोग प्रूव करें कि लीड कंपनसेटर किस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, तो उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ब्लॉक नहीं करता, बेसिकली सिग्नल में क्या होगा, अटेन्यूएशन होगा। अटेन्यूएशन का मतलब क्या, कि जो इनपुट सिग्नल होगा डायरेक्टली आउटपुट में नहीं पहुंचेगा, वो जो इनपुट सिग्नल होगा वो अटेन्यूएट होगा, कंप्रेस्ड होगा, फिर उसके बाद वो आउटपुट में पहुंचेगा। तो हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो लीड कंपनसेटर है वो लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता। तो उसको अभी हम लोग प्रूव करें, तो यहाँ पर हमने लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया है, जो कि वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 प्लस टी एस, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा टी एस। एस की जगह क्या पुट करना है, 0। एस की जगह 0 पुट कर देंगे, मिल जाएगा वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू, एस की जगह पुट कर देंगे 0, 0 इंटू टी पूरा 0, एस की जगह 0, 0 इंटू टी पूरा 0, और ये अल्फ़ा भी हट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा टाइम्स 1 प्लस 0, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0, हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में कम है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो मिल जाएगा वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, जो लीड कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो लेसर है 1 के कंपैरिजन में। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 1 के कंपैरिजन में कम है, ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ लेस देन 1, हैंस देयर विल बी द अटेन्यूएशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 1 के कंपैरिजन में कम है, तो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसका क्या होगा, अटेन्यूएशन होगा। देयर विल बी द अटेन्यूएशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अटेन्यूएशन का मतलब क्या, जो इनपुट होगा वो डायरेक्टली आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे लीड कंपनसेटर के थ्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड कंपनसेटर हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लो पास फिल्टर लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि जो लैग कंपनसेटर होता है वो लो पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लीड कंपनसेटर का, अगर हम लोग बोडे प्लॉट कंसीडर करें, लीड कंपनसेटर का अगर हम लोग बोडे प्लॉट कंसीडर करें, तो हमें पता है बोडे प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, बोडे प्लॉट में हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट कंसीडर करते हैं और फेस प्लॉट कंसीडर करते हैं। मैग्नीट्यूड प्लॉट में जो वाई एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है मैग्नीट्यूड किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। और फेस प्लॉट में जो वाई एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है फेस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, हमें फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। तो बोडे प्लॉट का हम लोग अभी हम लोग लीड कंपनसेटर का बोडे प्लॉट कंसीडर करेंगे। तो लीड कंपनसेटर का अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन देखें, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, लीड कंपनसेटर एक्ट एज अ हाई पास फिल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो बोडे प्लॉट फुल लीड कंपनसेटर, तो यहाँ पर हमने लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, जो कि अल्फा टाइम्स 1 प्लस टी एस, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा टी एस। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ से अगर हम लोग अल्फा को हटा दें, यहाँ से भी अगर हम लोग अल्फा को हटा दें, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा एस टी, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एस टी। तो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो, और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जो जीरो है उसको हमने कंसीडर किया -1 अपॉन टी, और जो पोल है उसको हमने कंसीडर किया, यहाँ से हमने जीरो डिफाइन किया, न्यूमरेटर वाला टर्म जीरो, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, डिनोमिनेटर वाला टर्म हमें इंडिकेट करता है पोल। तो यहाँ से जीरो अगर हम लोग देखें तो जीरो हमें मिला -1 अपॉन टी, और जो पोल हमें यहाँ से जो मिला वो मिला -1 अपॉन अल्फा टी। हमें पता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था बोडे प्लॉट में। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो पोल और जो जीरोज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर ये हमने क्या कंसीडर किया, जीरो, और ये हमने क्या कंसीडर किया है, पोल। तो मान लेते हैं जीरो के साथ जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है वो क्या है, जीरो के साथ जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो एसोसिएटेड है उसको हमने कंसीडर किया है ओमेगा 1, और पोल के साथ जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है उसको हमने क्या कंसीडर किया, उसको हमने कंसीडर किया है ओमेगा 2। जीरो के साथ जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है वो है ओमेगा 1, और पोल के साथ जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है उसको हमने कंसीडर किया ओमेगा 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लीड कंपनसेटर के केस में जो अल्फ़ा होता है वो लेज़र होता है 1 के कंपैरिजन में, अल्फ़ा 1 के कंपैरिजन में लेज़र है। अल्फ़ा 1 के कंपैरिजन में लेज़र है, इसका मतलब ये जो अल्फ़ा होगा वो लेज़र होगा, ये जो अल्फ़ा है वो लेज़र है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो लेज़र होगा,
डिनोमिनेटर लेसर है, इसका मतलब जी जो ओवरऑल जो टर्म होगा वो ग्रेटर होगा। ओवरऑल टर्म ग्रेटर होगा, इसका मतलब जो ओमेगा टू जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर है ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो ओमेगा टू जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर है ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 1/अल्फा टी, ये ग्रेटर होगा 1/t के कंपैरिजन में। 1/अल्फा टी ग्रेटर होगा 1/t के कंपैरिजन में। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आफ्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद जो पोल और जो जीरो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहला जो पोल और जो जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। तो हम लोग अभी बोडे प्लॉट बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया बोडे प्लॉट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी बी। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमने ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया है जो कि है 1/t। और यहाँ पर हमने ओमेगा टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया है जो कि है 1/अल्फा t। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जो कि है 1/t, और यहाँ पर ये हमने ओमेगा टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया है जो कि है 1/अल्फा t। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा वन जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जो कि है 1/t, इससे पहला ना ही पोल एक्टिव होगा ना ही ज़ीरो एक्टिव होगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर वाला टर्म ज़ीरो, ये लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये न्यूमरेटर वाला टर्म ज़ीरो और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो पोल है, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये ओमेगा वन इज इक्वल टू 1/t, ये वाली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है इससे पहला ना ही ज़ीरो एक्टिव होगा ना ही पोल एक्टिव होगा, इसका मतलब जो ट्रांसफ़र फंक्शन है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब पोल और ज़ीरो एक्टिव नहीं होते तो उस केस में जो 1+ST होता है वो किसके बराबर में होता है। जब पोल और ज़ीरो एक्टिव नहीं होते तो जो 1+ST होता है वो 1 के बराबर में होता है। और जब पोल और ज़ीरो एक्टिव होते हैं तो जो 1+ST होता है वो किसके बराबर में होता है, वो ST के बराबर में होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो ओमेगा वन इज इक्वल टू 1/t, ये वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहला ना ही ज़ीरो एक्टिव होगा ना ही पोल एक्टिव होगा, इसका मतलब 1+TS ये किसके बराबर में होगा, 1 के। और यहाँ पर भी 1+TS किसके बराबर में होगा, 1 के। तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन अल्फ़ा के बराबर में मिल जाएगा। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा किसके बराबर में होगा, वो अल्फ़ा के बराबर में होगा, ये ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहला। फिर ये जो ओमेगा वन जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रही है, इस पर क्या एक्टिव होगा, ये इस पर ज़ीरो एक्टिव हो जाएगा। तो ज़ीरो एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो किसके बराबर में होगा, ज़ीरो एक्टिव हो गया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, ज़ीरो एक्टिव हो गया तो ये जो 1+TS होगा किसके बराबर में होगा, ST के बराबर में होगा। डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्फ़ा ST। सिमिलरली ओमेगा टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये जो बोडे प्लॉट हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग लीड कंपनसेटर में ही हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लैग कंपनसेटर में हम लोग कट टू कट डिस्कस करते जाएंगे हमें बोडे प्लॉट किस तरीके से मिलता है। हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिटेल कंसिडर कर रहे हैं। आगे जब हम लोग लैग कंपनसेटर पढ़ेंगे तो हम लोग बोडे प्लॉट को सिंपली ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओमेगा टू जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये ज़ीरो भी एक्टिव हो जाएगा, पोल भी एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होगा वो अल्फ़ा ST के बराबर में होगा, डिनोमिनेटर वाला भी टर्म अल्फ़ा ST के बराबर में होगा। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा ST और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा ST। हमें कैसा मिला, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पोल ज़ीरो अगर एक्टिव होते तो 1+ST किसके बराबर में होगा, ST के बराबर में होगा। ओमेगा टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ज़ीरो भी एक्टिव हो जाएगा, पोल भी एक्टिव हो जाएगा, 1+ST किसके बराबर में होगा, ST के। 1+ST ये भी ST के बराबर में होगा। तो न्यूमरेटर में अल्फ़ा ST और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा ST। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा ST अपॉन अल्फ़ा ST जो कि बराबर में होगा 1 के। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, ट्रांसफ़र फंक्शन हमें मिला 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बनाते हैं बोडे प्लॉट। अभी हम लोग बोडे प्लॉट किस तरीके से बनाएंगे, हमारा जो बोडे प्लॉट हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हमें बोडे प्लॉट का पैटर्न मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओमेगा वन, यहाँ पर ये वाली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से यहाँ तक, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से यहाँ तक, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ट्रांसफ़र फंक्शन है किसके बराबर में, जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो अल्फ़ा के बराबर में। ट्रांसफ़र फंक्शन किसके बराबर में, वो अल्फ़ा के बराबर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के हमें जो प्लॉट है जो मिलेगा, बोडे प्लॉट हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। हमें कुछ इस तरीके से स्लोप मिलेंगी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 20 log अल्फ़ा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगर हम लोग देखें ओमेगा वन इज इक्वल टू 1/t, ये वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद कौन एक्टिव हो रहा है, ज़ीरो एक्टिव हो रहा है। तो ज़ीरो एक्टिव होगा तो हमें क्या मिलेंगी, हमें मिलेंगी एक स्लोप, हमें कुछ इस तरीके से एक स्लोप मिलेगी। और वो जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा +20 dB पर रेडिकेट। क्योंकि यहाँ पर ये ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद कौन एक्टिव हो रहा है,
ओमेगा 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद जो जीरो है वो एक्टिव हो रहा है, हमें पता है अगर जीरो अगर हमें मिलता है तो हमें क्या मिलता है, हमें एक स्लोप मिलती है और वो जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है +20 dB पर रेडिकेट। यहाँ पर ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डीबी, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें जीरो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डीबी, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू में जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, नॉर्मल वैल्यू में हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो हमें 1 मिल रहा है। तो 1 कैसा मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 कितनी है, वो है 1/अल्फा टी। इससे पहला जो इससे पहला सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है अल्फा-s/t। ये ओमेगा 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो कि है 1/अल्फा-t, इससे पहला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है अल्फा-s/t। तो एस के जगह अगर हम लोग जी ओमेगा पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा जी ओमेगा, और ये हमें मिल जाएगा, ये एस के जगह जी ओमेगा पुट करना है तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा टाइम्स जी ओमेगा, और ये जो टी है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ओमेगा 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर में 1/अल्फा टी है, तो ये ओमेगा के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/अल्फा टी। तो यहाँ पर हमने 1/अल्फा टी कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल, टी कैंसिल, टी कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। तो नॉर्मल वैल्यू में हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो हमें 1 मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ डीबी अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो मैग्नीट्यूड होगा ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर वो जीरो होगा, तो हमें कुछ इस तरीके से हमें स्लोप मिलेगी। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें बोडे प्लॉट मिल गया, कौन से कंपनसेटर का, लीड कंपनसेटर का। तो लीड कंपनसेटर का जो बोडे प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग फेस प्लॉट यहाँ से ड्रॉ करें तो फेस प्लॉट हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये सिमिलरली कंसिडर किया, यहाँ पर हमने ये मैग्नीट्यूड प्लॉट। इससे पहले अगर हम लोग फेस एंगल के लिए अगर हम लोग रिलेशन अगर देखें, जब हम लोग फेस एंगल फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम लोग कौन सा रिलेशन कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये न्यूमरेटर से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी, हमें पता है इमेजनरी अपॉन रियल, तो जो इमेजनरी है वो है ओमेगा टी और जो रियल है वो है 1। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स अल्फ़ा ओमेगा टी। तो ये अल्फ़ा ओमेगा टी हमें कैसा मिला, जैसे कि हमें पता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इमेजनरी अपॉन रियल। तो जो रियल है वो है 1 और जो इमेजनरी है वो है अल्फ़ा ओमेगा टी, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये रिलेशन बहुत यूज़फुल है, इसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा ओमेगा टी, ये वाले रिलेशन का यूज़ करते हुए जो फेस एंगल होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बोडे प्लॉट कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था मैग्नीट्यूड प्लॉट, हमें कुछ इस तरीके से मिला था, मैग्नीट्यूड प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिला था। अभी हमें कंसिडर करना है फेस प्लॉट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, फाई ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। तो फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले ये वाला रिलेशन। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिला था, और यहाँ पर अभी हम लोग कंसिडर करेंगे फेस प्लॉट। तो फेस प्लॉट हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट कर रही है एंगल। यहाँ पर ये 0 डिग्री और यहाँ पर ये +90 डिग्री है, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें सिर्फ कट टू कट कॉन्सेप्ट को समझना है, डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि हमें प्लॉट बोडे प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, फेस प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, हमें ज़्यादा इन डेप्थ जाना नहीं है, क्योंकि हमें जो मेन जो कंक्लूजन है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें फेस प्लॉट हमें किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फेस एंगल देख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर, ओमेगा 0 ओमेगा इन्फिनिटी पर हमें फेस एंगल कितना मिलेगा। तो फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग वो रिलेशन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फाई ओमेगा tan इनवर्स। तो यहाँ पर हमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इन्फिनिटी पर क्या फाइंड आउट करना है, फेस एंगल फाइंड आउट करना है। ओमेगा 0 और ओमेगा इन्फिनिटी पर हमें फाइंड आउट करना है फेस एंगल। तो ओमेगा 0 पर फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे 0, और यहाँ पर भी ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फाई ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0t माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा 0t। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जो फेस एंगल हमें जो मिल रहा है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर जो फेस एंगल हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0। तो जो एंगल हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0, एंगल इज़ 0 व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम लोग ओमेगा इन्फाइनाइट पर अगर हम लोग फेस एंगल कंसिडर करें तो हमें फेस एंगल कितना मिलेगा, ये ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फाइनाइट, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फाइनाइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फाई ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फाइनाइट टी माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा इन्फाइनाइट टी। tan इनवर्स इन्फाइनाइट मैं आपको बता दूँ कितना होता है, वो होता है π/2। तो ये π/2 हो जाएगा और ये भी π/2 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा π/2 माइनस π/2 हमें मिल जाएगा 0।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो आपको जो फेस एंगल जो मिलेगा इनफाइनाइट पर वो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 0। वैन ओमेगा इनफाइनाइट, ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि ओमेगा इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वैन ओमेगा टेंड टू इनफाइनाइट जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। तो जब ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो उस केस में हमें एंगल कितना मिलेगा, उस केस में हमें जो एंगल जो मिलेगा वो मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमने ये देखा जब ओमेगा 0 होता है, यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, ओमेगा इंडिकेट करती है इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। लॉग ओमेगा हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया बोडे प्लॉट में, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो कंप्रेस हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग लॉग ओमेगा कंसीडर नहीं करें तो जो ग्राफ होगा पेपर के बाहर ही चले जाएगा, मतलब जो प्लॉट होगा वो ग्राफ पेपर के बाहर चले जाएगा। इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं लॉग ओमेगा, जिसकी वजह से जो ग्राफ होता है वो हमारा कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो उस केस में क्या होगा, जो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग प्रोपोगेट करते जाए तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट करते जाते हैं तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ करते जाती है। तो हमने ये डिस्कस किया ओमेगा 0 पर जो फेस एंगल है वो 0 है, और ओमेगा इनफाइनाइट पर जो फेस एंगल है वो हमें 0 डिग्री मिल रहा है। अभी हमें देखना है ओमेगा से इन्फिनिटी के बीच में हमें फेस एंगल कितना मिलेगा, मतलब ओमेगा और इन्फिनिटी के बीच में हमें फेस एंगल कितना मिलेगा वो हमें ये देखना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ओमेगा 0 पर जो फेस एंगल हमें जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, ओमेगा इनफाइनाइट पर जो फेस एंगल मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में फेस एंगल हमें कितना मिलेगा वो हमें ये देखना है, 0 इन्फिनिटी के बीच में फेस कितना होगा ये हमें देखना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर जो फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, जो कि फाई ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा ओमेगा टी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो अल्फ़ा है वो लेसर है 1 के कंपैरिजन में, तो अल्फ़ा 1 के कंपैरिजन में लेसर है, इसका मतलब जो अल्फ़ा ओमेगा टी है वो लेसर होगा ओमेगा टी के कंपैरिजन में। मतलब ये वाला जो टर्म है tan इनवर्स अल्फ़ा ओमेगा टी, tan इनवर्स अल्फ़ा ओमेगा टी ये लेसर होगा tan इनवर्स ओमेगा टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो लेसर है, नेगेटिव वाला जो टर्म है वो लेसर है, और पॉजिटिव वाला जो टर्म है वो ग्रेटर है। उसका मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में, इन बिटवीन 0 इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी के बीच में जो फेस होगा वो कैसा होने वाला है, जो फेस है वो पॉजिटिव रहने वाला है, फेस विल रिमेन पॉजिटिव। बट ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इन्फिनिटी पर जो फेस एंगल होगा वो हमें कैसा मिलेगा, फेस एंगल हमें 0 मिलेगा। मगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इनफाइनाइट पर जो फेस एंगल होगा वो हमें कैसा मिलेगा, ओमेगा 0 और ओमेगा इनफाइनाइट पर फेस एंगल होगा 0, मगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इनफाइनाइट के बीच में जो फेस एंगल होगा 0 से इनफाइनाइट के बीच में फेस एंगल होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो फेस प्लॉट हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके से फेस प्लॉट मिला। ओमेगा 0 पर जो फेस एंगल है वो 0 है, ओमेगा इनफाइनाइट पर भी जो फेस एंगल है वो हमें कितना मिल रहा है, 0 डिग्री मिल रहा है। बीच में हमें जो फेस प्लॉट हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो फेस है वो मैक्सिमम है, मतलब जो फेस है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो फेस है इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया है ओमेगा एम, और यहाँ पर ये जो ओमेगा एम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर में होती है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जिसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा एम जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ओमेगा एम, और यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ओमेगा 1। ये ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ओमेगा 1 प्लस लॉग ओमेगा 2, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पर ये जो 2 है इसको अगर हम लोग लॉग ओमेगा एम के साथ कंसिडर कर ले तो हमें मिल जाएगा 2 लॉग ओमेगा एम इज इक्वल टू लॉग ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो हमें मिल जाएगा लॉग ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इसके आगे हमें मिल जाएगा लॉग ओमेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। यहाँ से हमने लिखा लॉग ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, यहाँ से लॉग कैंसिल, यहाँ से लॉग कैंसिल, हमें मिल जाएगा ओमेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। इसके आगे हमें मिल जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि जो ओमेगा एम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर में होती है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें द फ्रीक्वेंसी एट विच ऑप्टिमम फेस अकर, जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑप्टिमम फेस हमें मिलता है, ऑप्टिमम फेस मतलब मैक्सिमम फेस भी हो सकता है, मिनिमम फेस भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमम टर्म यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ऑप्टिमम फेस मतलब मैक्सिमम फेस। तो लीड कंपनसेटर के केस में जो ऑप्टिमम फेस होती है वो मैक्सिमम होती है, और लैग कंपनसेटर के केस में जो ऑप्टिमम फेस होती है वो मिनिमम होती है। फ्रीक्वेंसी एट विच ऑप्टिमम फेस अगर, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें ऑप्टिमम फेस मिलता है वो बराबर में होती है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग एक और एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो जो रिलेशन होगा वो हमें कहाँ पर यूज़फुल होगा, जब हम लोग
मैक्सिमम फेस या फिर बोल सकते हैं जब हम लोग ऑप्टिमम फेस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो ओमेगा एम है वो बराबर में ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 और ये अंडर रूट की साइन। ओमेगा 1 किसके बराबर में, जो ओमेगा 1 है वो बराबर में 1/t के, और जो ओमेगा 2 है वो बराबर में 1/अल्फा टी के। तो इसके आगे हमें मिल जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू अंडर रूट 1/t और डिनोमिनेटर में 1/अल्फा टी हमें मिल जाएगा 1/t रूट अल्फा। ओमेगा एम हमें मिल गया 1/t अंडर रूट अल्फा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम फेस या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिमम फेस के लिए हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। फाइंडिंग मैक्सिमम फेस या फिर बोल सकते हैं फाइंडिंग ऑप्टिमम फेस। तो फेस फाइंड आउट करने के लिए, फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रिलेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ओमेगा की जगह पुट कर देंगे ओमेगा एम, और यहाँ पर भी ये जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह पुट कर देंगे ओमेगा एम। और ओमेगा एम किसके बराबर में, जो ओमेगा एम है वो बराबर में 1/√t अंडर रूट अल्फ़ा। तो ओमेगा की जगह ओमेगा एम, और ये ओमेगा की जगह और ओमेगा एम, और ओमेगा एम की जगह हमें क्या पुट करना है, ओमेगा एम की जगह पुट करना है 1/t अंडर रूट अल्फ़ा। तो हमें मिल जाएगा फाई एम इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/t अंडर रूट अल्फ़ा इंटू टी माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा 1/t अंडर रूट अल्फ़ा, और यहाँ पर ये टी, यहाँ से टी कैंसिल, यहाँ से टी कैंसिल, यहाँ से टी कैंसिल, यहाँ से टी कैंसिल, हमें मिल जाएगा फाई एम इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/अंडर रूट अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स रूट अल्फ़ा। यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है tan इनवर्स ए माइनस बी डिनोमिनेटर में 1 + ab। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/अंडर रूट अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में 1 + 1/अंडर रूट अल्फ़ा, और ये अंडर रूट अल्फ़ा। इसके आगे मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में 2 रूट अल्फ़ा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मैक्सिमम फेस है, मैक्सिमम फेस की जो टेंजेंट वैल्यू होती है tan फाई एम, जो मैक्सिमम फेस की जो tan वैल्यू हमें जो मिलती है वो मिलती है 1 माइनस अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में 2 रूट अल्फ़ा। मैक्सिमम फेस की जो साइन वैल्यू हमें जो मिलती है वो मिलती है 1 माइनस अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में 1 + अल्फ़ा। मैक्सिमम फेस भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमम फेस भी बोल सकते हैं। ऑप्टिमम फेस बोलना ज़्यादा सही रहेगा। और ऑप्टिमम फेस की जो कोसाइन वैल्यू होती है वो होती है 2 रूट अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में 1 + अल्फ़ा। तो लीड कंपनसेटर के केस में जो मैक्सिमम फेस है उसकी जो tan वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में 2 रूट अल्फ़ा। साइन वैल्यू जो होती है वो होती है 1 माइनस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में 1 + अल्फ़ा। कोसाइन वैल्यू जो होती है ऑप्टिमम फेस की वो होती है 2 रूट अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में 1 + अल्फ़ा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, अब तक के हमने ये डिस्कस किया कि जो लीड कंपनसेटर होता है उसका हमें बोडे प्लॉट किस तरीके से मिलता है, लीड कंपनसेटर का हमें बोडे प्लॉट किस तरीके से मिलता है। और हमने ये डिस्कस किया कि जो ऑप्टिमम फेस है उसके लिए रिलेशन क्या होता है। हमने डिस्कस किया लीड कंपनसेटर हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। अभी हम लोग देखेंगे पोल जीरो प्लॉट लीड कंपनसेटर का। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन V0S/VIS इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 + ST, डिनोमिनेटर में 1 + अल्फा ST। तो जीरो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -1/t, और जो पोल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -1/अल्फा t। तो लीड कंपनसेटर के पोल जीरो प्लॉट में मैं आपको बता देता हूँ, लीड कंपनसेटर के पोल जीरो प्लॉट में जो जीरो होगा वो हमेशा क्लोज में होगा किसके, इमेजिनरी एक्सिस के। लीड कंपनसेटर के पोल जीरो प्लॉट में जो जीरो होगा वो हमेशा क्लोज होगा इमेजिनरी एक्सिस के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है वो लेज़र है, अल्फ़ा 1 के कंपैरिजन में कम है, तो ये डिनोमिनेटर पूरा कम होगा और ये ओवरऑल जो टर्म होगा वो ग्रेटर होगा। ये ओवरऑल टर्म ग्रेटर होगा और ये जो 1/t होगा वो लेज़र होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला। यहाँ पर ये जो 1/अल्फा t है ये ग्रेटर होगा और ये जो 1/t है वो लेज़र होगा। तो ये 1/अल्फा t है क्या, यहाँ पर ये जो 1/अल्फा t है वो हमें क्या, जो 1/अल्फा t है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, और ये जो 1/t है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा लेज़र। यहाँ से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग उतना कंसिडर नहीं भी करते बैठे तो भी चलेगा। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में लेज़र है या ग्रेटर है, वो 1 के कंपैरिजन में लेज़र है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो डिनोमिनेटर लेज़र होगा और ये जो ओवरऑल जो टर्म होगा वो ग्रेटर होगा, ये ओवरऑल टर्म ग्रेटर होगा और ये जो 1/t है वो लेज़र होगा। तो ये 1/t लेज़र होगा। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं समझ रहा है तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहला हमें ओमेगा 1 मिलेगा, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 2 मिलेगा। और ओमेगा 1 क्या था, ओमेगा 1 था 1/t, और फिर उसके बाद ओमेगा 2 हमें क्या मिला था, हमें मिला था 1/अल्फा t। तो पहला हमें क्या मिलेगा, 1/t मिलेगा, फिर हमें मिलेगा 1/अल्फा t। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया तो हमें क्या मिल रहा है, पहला हमें 1/t मिल रहा है, फिर हमें मिल रहा है 1/अल्फा t।
और यहाँ पर ये 1/t है क्या, ये जो 1/t है वो है ज़ीरो, और जो 1/α t ये है क्या, 1/α t ये है पोल। तो पहला हमें क्या मिला, पहला हमें ज़ीरो मिला, फिर उसके बाद हमें क्या मिला, हमें मिला पोल। और यहाँ पर जो ज़ीरो है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में, तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो है इसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ज़ीरो ज़्यादा इफेक्टिव और जो पोल है वो लेस इफेक्टिव है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ज़ीरो है उसका ज़्यादा डोमिनेंट है और जो पोल है उसका लेस डोमिनेंट है। ज़ीरो का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और जो पोल है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कम है। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, हमें पता है जो ज़ीरो होता है वो पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है, जो ज़ीरो होता है वो पॉजिटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है, और जो पोल होता है वो हमें नेगेटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है। ज़ीरो पॉजिटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है और जो पोल है वो नेगेटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ज़ीरो है उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है और जो पोल का जो इफेक्ट है वो क्या है, वो है लेस। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव फेस का जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा और जो नेगेटिव फेस है उसका जो इफेक्ट है वो लेस। इसका मतलब जो रिजल्टेंट हमें जो फेस जो मिलेगी, रिजल्टेंट फेस हमें पॉजिटिव फेस मिलेगी। और यही रीज़न की वजह से जो लीड कंपनसेटर होता है वो पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है सिस्टम में। लीड कंपनसेटर सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है, फिर नेगेटिव फेस जो लीड कंपनसेटर है सिस्टम में हमें पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। तो अब तक के हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, अगर हम लोग यहाँ पर अगर क्विक रिवीजन कर ले, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तब तक के हमने क्या डिस्कस किया, अब तक के हमने ये डिस्कस किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन, ये हमने ज़ीरो कंसीडर किया, यहाँ पर हमने पोल कंसीडर किया। जो ज़ीरो है वो है -1/t और जो पोल है वो है -1/α t। तो अगर हम लोग लीड कंपनसेटर का पोल ज़ीरो प्लॉट कंसीडर करें तो वाई एक्सिस इमेजनरी एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। तो लीड कंपनसेटर के पोल ज़ीरो प्लॉट में पहला हमें ज़ीरो मिलेगा, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पोल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहला हमें ज़ीरो क्यों मिल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो ओमेगा वन है, जो ओमेगा टू है वो ग्रेटर है और जो ओमेगा वन है वो है लेसर। ओमेगा वन के साथ एसोसिएटेड 1/t और ओमेगा टू के साथ एसोसिएटेड क्या है, 1/α t। तो हमें पहला क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/t, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा 1/α t। तो हमें पहला क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1/α t, फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा 1/α t। यहाँ पर ये 1/t है क्या, ये जो 1/t है वो है ज़ीरो, और ये 1/α t है क्या, जो 1/α t है वो है पोल। तो लीड कंपनसेटर के पोल ज़ीरो प्लॉट में हमेशा हमें पहला ज़ीरो मिलेगा, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा पोल। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ज़ीरो है वो इमेजनरी एक्सिस के क्लोज में, इसका मतलब जो ज़ीरो है उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है और जो पोल का जो इफेक्ट है वो कम है। ज़ीरो ज़्यादा डोमिनेंट है और जो पोल है वो लेस डोमिनेंट है, या फिर बोल सकते हैं ज़ीरो का सिग्निफिकेंस ज़्यादा और पोल का जो सिग्निफिकेंस है वो कम है। और हमें पता है जो ज़ीरो होता है वो पॉजिटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है, ज़ीरो पॉजिटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है और जो पोल है वो नेगेटिव फेस एंगल प्रोवाइड करता है। तो ज़ीरो का इफेक्ट ज़्यादा है, पोल का इफेक्ट कम है, इसका मतलब जो पॉजिटिव फेस है वो ज़्यादा और नेगेटिव फेस कम है, रिजल्टेंट फेस पॉजिटिव फेस मिलेंगी। और यही रीज़न की वजह से जो लीड कंपनसेटर होता है वो सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लीड कम ऑप्टिमम फेस की जो साइन वैल्यू हमें मिलेंगी वो मिलेंगी 1 - α, डिनोमिनेटर में 1 + α। ऑप्टिमम फेस की tan वैल्यू 1 - α, डिनोमिनेटर में 2√α। और जो ऑप्टिमम फेस की कॉस्ट वैल्यू हमें मिल जाएंगी 2√α और डिनोमिनेटर में 1 + α। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है लीड कंपनसेटर का पोल ज़ीरो प्लॉट। पहला हमें क्या मिलेगा, ये वाला नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लीड कंपनसेटर का हमें ये मिल गया, ये हमें मिल गया पोल ज़ीरो प्लॉट। सिमिलरली लैग कंपनसेटर का हमें जो पोल ज़ीरो प्लॉट मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, लैग कंपनसेटर का पोल ज़ीरो प्लॉट। पहला हमें क्या मिलेगा, पहला हमें मिलेगा पोल, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ज़ीरो इन केस ऑफ लैग कंपनसेटर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ऑप्टिमम फेस है, ऑप्टिमम फेस का मतलब मिनिमम फेस भी हो सकता है और मैक्सिमम फेस भी हो सकता है। ऑप्टिमम फेस मिनिमम फेस भी हो सकती है और मैक्सिमम फेस भी हो सकती है। तो अगर हम लोग लैग कंपनसेटर कंसिडर कर रहे हैं तो जो ऑप्टिमम फेस होगी वो मिनिमम होगी, और लीड कंपनसेटर अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो ऑप्टिमम फेस होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं लीड कंपनसेटर के ऊपर, फिर आगे हम लोग लीड कंपनसेटर का रूट लोकस कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रूट लोकस के बाद हम लोग देखेंगे पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट, और हम लोग वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया, लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि V0s/VIS = s+3 और डिनोमिनेटर में s+4। s+3 को अगर हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करते हैं हमें मिल जाएगा s = -3, s+4 को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं हमें मिल जाएगा s = -4। तो यहाँ पर हमें दो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी, हमें ओमेगा 1 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी भी मिलेंगी, ओमेगा 2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिलेंगी। तो मान लेते हैं जो ओमेगा 1 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हो बराबर में 3 के, यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है पोल और ज़ीरो के।
कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल एन ज़ीरो। तो ओमेगा वन हमें जो मिलेगा वो 3 मिलेगा और जो ओमेगा टू हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 4। तो यहाँ पर बहुत हद तक की क्लियर है, ओमेगा टू 4 है और ओमेगा वन 3, और बहुत हद तक की क्लियर है कि जो ओमेगा टू है वो ग्रेटर है ओमेगा वन के कंपैरिजन में, क्योंकि ओमेगा वन है 3 और जो ओमेगा टू है वो है 4। तो 4 ग्रेटर होता है 3 के कंपैरिजन में, इसका मतलब ओमेगा टू ग्रेटर है ओमेगा वन के कंपैरिजन में। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऑप्टिमम फेस फाइंड आउट करना है कंपनसेटर का टाइप, और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम फेस के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्टिमम फेस फाइंड आउट करें, तो ऑप्टिमम फेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है, ओमेगा एम इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू। ओमेगा वन की जो वैल्यू है वो है 3, ओमेगा टू की जो वैल्यू है वो है 4। मिल जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 4, हमें मिल जाएगा अंडर रूट 12। हमें मिल जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्टिमम फेस के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई जो कि ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 रेडियन पर सेकेंड। अभी हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम फेस। ऑप्टिमम फेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस के जगह पुट कर देंगे जी ओमेगा, यहाँ पर भी एस के जगह पुट कर देंगे जी ओमेगा, फिर ओमेगा की जगह हमें क्या पुट करना होता है ओमेगा एम। तो हमें मिल जाएगा वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू जी ओमेगा प्लस 3 और डिनोमिनेटर में जी ओमेगा प्लस 4। यहाँ से हमें मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। तो जो इमेजनरी है वो है ओमेगा, जो रियल है वो है 3, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा अपॉन 3। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। तो पहला जो इमेजनरी है वो क्या है, वो है ओमेगा, और जो रियल है वो है 4, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा अपॉन 4 डिनोमिनेटर में। ओमेगा की जगह क्या पुट करना है ओमेगा एम, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट करना है ओमेगा एम बराबर में 2√3 के। तो हमें मिल जाएगा फाइव इज इक्वल टू, सबसे पहला माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 4, उसको हमने कंसिडर किया, तो ये माइनस साइन टेन इनवर्स ओमेगा की जगह पुट करना है ओमेगा एम, और ओमेगा एम बराबर में 2√3 के। तो हमें मिल जाएगा माइनस टेन इनवर्स 2√3 और डिनोमिनेटर में 4। फिर उसके बाद ये वाला टर्म हमें कंसिडर करना है प्लस टेन इनवर्स ओमेगा की जगह पुट करना है ओमेगा एम बराबर में 2√3 और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2√3 और डिनोमिनेटर में 3, ये डिनोमिनेटर में 3 माइनस टेन इनवर्स 2√3 और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, हमने ऑप्टिमम फेज के लिए रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली अभी हमें बताना है कौन से टाइप का कंपनसेटर है, लीड कंपनसेटर है या फिर लैग कंपनसेटर है। तो जो ओमेगा टू है वो ग्रेटर है ओमेगा वन के कंपैरिजन में, इसका मतलब पहला ओमेगा वन आएगा फिर ओमेगा टू आएगा। ओमेगा वन पर 3 है, ओमेगा टू पर क्या है ओमेगा वन बराबर में 3 के, और जो ओमेगा टू है बराबर में किसके 4 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने -3 कंसिडर किया, हमने -4 कंसिडर किया। तो -3 पर हमें क्या मिल रहा है, -3 पर हमें मिल रहा है 0, और -4 पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है पोल। तो यहाँ पर पहला 0 फिर पोल, तो पहला 0 मिल रहा है फिर पोल मिल रहा है। कौन सा कंपनसेटर है, ये जो कंपनसेटर है लीड कंपनसेटर है। लीड कंपनसेटर पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव फेस प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली जो लीड कंपनसेटर है वो पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है सिस्टम में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो लीड कंपनसेटर है उसका हम लोग पोलर प्लॉट कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट कंसीडर करेंगे। तो अगर हम लोग लीड कंपनसेटर का अगर हम लोग पोलर प्लॉट अगर कंसीडर करें, तो अगर हम लोग लीड कंपनसेटर का अगर हम लोग पोलर प्लॉट कंसीडर करें, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि है वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, जो कि अल्फ़ा टाइम्स 1 + TS, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 + α/ST। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी सेटल डाउन समवेयर। हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लीड कंपनसेटर का क्या कंसीडर किया, हमने पोलर प्लॉट कंसीडर किया है जो कि वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 1 + TS, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 1 + α/ST। अभी हमें क्या करना है, एस की जगह क्या पुट करना है, एस की जगह हमें पुट करना है जी ओमेगा। एस की जगह जी ओमेगा पुट करेंगे, यहाँ पर भी एस की जगह जी ओमेगा पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 1 + T जी ओमेगा, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 1 + α जी ओमेगा, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी। यहाँ पर इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 + T जी ओमेगा, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 1 + α जी ओमेगा टी। इसके आगे हमें मिल जाएगा अल्फ़ा टाइम्स अंडर रूट, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, अल्फ़ा टाइम्स अंडर रूट 1 + ω² T², और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट 1 + α² ω² T²। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन मिल गया। यहाँ पर अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पोलर प्लॉट बना रहे हैं, कौन से कंपनसेटर का, लीड कंपनसेटर का।
तो हम लोग यहाँ पर लीड कंपनसेटर का पोलर प्लॉट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन कंसिडर करना है और फेज़ के लिए तो हमारे पास रिलेशन है ही। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन जो कि अल्फा टाइम्स √1 + ω² और डिनोमिनेटर में √1 + α² ω² तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन पोलर प्लॉट के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग फेस के लिए अगर रिलेशन कंसिडर करें तो फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है जो कि tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा अल्फा टी। तो फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओमेगा 0 पर मैग्नीट्यूड देखेंगे और फेस एंगल देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोलर प्लॉट बनाएंगे। ओमेगा 0 पर हमें फेस एंगल देखना है, ओमेगा इनफाइनाइट पर हमें ओमेगा 0 पर फेस एंगल मैग्नीट्यूड देखना है, ओमेगा इनफाइनाइट पर फेस एंगल मैग्नीट्यूड देखना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे फिर पोलर प्लॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 हमें देखना है मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा टाइम्स √1 + ये ओमेगा क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हमें मिल जाएगा 0² t² और डिनोमिनेटर में √1 + α² 0² t²। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। ओमेगा की जगह पुट करना है 0, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हमें मिल जाएगा अल्फा टाइम्स √1 + 0² t² और डिनोमिनेटर में √1 + α² 0² t²। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ से क्या होगा, 0² t² ये पूरा 0 हो जाएगा, 0² t² ये पूरा 0 हो जाएगा। हमें मिल जाएगा अल्फा टाइम्स √1 और डिनोमिनेटर में √1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने ओमेगा कंसिडर किया, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमने फेस एंगल कंसिडर किया। ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ओमेगा 0 पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ओमेगा 0 पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो मिल रहा है अल्फ़ा। ओमेगा 0 पर हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है अल्फ़ा। अभी हमें देखना है ओमेगा इनफाइनाइट पर हमें कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा। एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमें मैग्नीट्यूड देखना है। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा इसके जगह पुट कर देंगे इनफाइनाइट, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इनफाइनाइट। और सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा ओमेगा को अगर हम लोग कॉमन आउट कर लें, न्यूमरेटर से अल्फ़ा ओमेगा को कॉमन आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर से ओमेगा को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। आई मीन यहाँ तो अल्फ़ा है ऑलरेडी, न्यूमरेटर से अल्फ़ा को हम लोग बाहर ले ले, न्यूमरेटर से ओमेगा को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर से भी ओमेगा को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा ओमेगा और डिनोमिनेटर में ओमेगा। एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है मैग्नीट्यूड। तो अल्फ़ा ओमेगा और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया ओमेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर से ओमेगा हमने बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर से हमने ओमेगा बाहर ले लिया। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा ओमेगा और डिनोमिनेटर में ओमेगा, फिर √1/ओमेगा² + t² और डिनोमिनेटर में 1/ओमेगा² + α² और t²। अभी हमें क्या पुट करना है, सबसे पहला यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। और अभी हमें क्या पुट करना है, ओमेगा की जगह पुट करना है इन्फिनिटी। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा टाइम्स √1/∞² + t², डिनोमिनेटर में 1/∞² + α² और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, t²। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 0। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये पूरा 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये पूरा 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, t² α² और t²। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा √t² और डिनोमिनेटर में α² t²। यहाँ से t² कैंसिल, यहाँ से t² कैंसिल, हमें मिल जाएगा अल्फ़ा √α²। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से रूट कैंसिल, हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, और ये जो अल्फ़ा ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो ओमेगा इनफाइनाइट पर हमें मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, ओमेगा इनफाइनाइट पर जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, और ओमेगा 0 पर जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिल रहा है वो अल्फ़ा मिल रहा है। सिमिलरली ओमेगा 0 पर फेस एंगल हमें 0 मिलेगा, और ओमेगा इनफाइनाइट पर जो फेस एंगल मिलेगा हमें 0 मिलेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है tan इनवर्स। ये सेम हम लोग रिलेशन कंसिडर करेंगे जैसे कि हमने कंसिडर किया था थोड़े टाइम पहला। ओमेगा की जगह पहला क्या पुट करना है, 0 पुट करना, और यहाँ पर भी ओमेगा की जगह 0 पुट करना है। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हमें फाइंड आउट करना है फेस एंगल। तो यहाँ पर ये ओमेगा की जगह 0, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह 0 मिल जाएगा। फेस एंगल हमें मिल जाएगा जो कि होगा tan इनवर्स 0 × t माइनस tan इनवर्स 0 अल्फ़ा t। 0 × t ये पूरा हो जाएगा 0, 0 अल्फ़ा t ये पूरा हो जाएगा 0। तो जो फेस एंगल है वो हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फेस एंगल हमें 0 मिल रहा है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0।
जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहला फेस एंगल जो फाइंड आउट किया था ओमेगा इज इक्वल टू 0 ओमेगा इन्फिनिटी, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ओमेगा इन्फिनिटी पर अगर हम लोग फेस एंगल कैलकुलेट करें तो ओमेगा इन्फिनिटी पर हमें फेस एंगल कितना मिलेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ओमेगा इन्फिनिटी पर फेस एंगल हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर वन सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, इसके भी जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा फेस एंगल tan इनवर्स पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स अल्फा पाई अपॉन 2। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें कितना मिलता है, पाई अपॉन 2। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट फेस एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फाइनाइट, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फाइनाइट। tan इनवर्स इन्फाइनाइट पाई बाई 2, ये पूरा पाई बाई 2, ये पूरा पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 हमें मिल जाएगा 0। तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 हमें मिल जाएगा 0। तो फेस एंगल हमें जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। जो हमने सेम थोड़े टाइम पहले किया था वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सिमिलरली बीच में हमें जो फेस जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अल्फा लेज़र है 1 के कंपैरिजन में, तो फेस हमें जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और हमने डिस्कस किया है कि जो लीड कंपनसेटर होता है उसमें फेस इंप्रूव करने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने यहाँ पर डेटा को ऑब्टेन कर लिया। ओमेगा 0 पर मैग्नीट्यूड मिल रहा है अल्फा, ओमेगा इन्फाइनाइट पर मैग्नीट्यूड मिल रहा है 1, ओमेगा 0 पर फेस एंगल 0, ओमेगा इन्फाइनाइट पर फेस एंगल 0। तो हमें जो पोलर प्लॉट हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हमें कुछ इस तरीके से पोलर प्लॉट मिल गया। ओमेगा 0 पर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिल रहा है अल्फा, ओमेगा इन्फाइनाइट पर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पोलर प्लॉट मिल गया है। इसकी अगर हम लोग मिरर इमेज कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा नाइक्विस्ट प्लॉट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितना दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट होगा 0, p प्लस भी होगा 0। हमें पता है z प्लस इज इक्वल टू p प्लस माइनस n। तो जो n है वो है 0, p प्लस भी है 0। तो जो z प्लस है वो हमें कितना मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 0। ये हमने डिस्कस किया था नाइक्विस्ट प्लॉट में। तो जो z प्लस है वो 0 है, इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर है वो स्टेबल सिस्टम है। हैंस सिस्टम इज स्टेबल, लीड कंपनसेटर इज स्टेबल सिस्टम। अगर ये आपको नहीं समझा तो मैं आपको ये रूट लोकस के हेल्प से समझाऊंगा। तो जो लीड कंपनसेटर होता है वो स्टेबल सिस्टम होता है या फिर अनस्टेबल सिस्टम होता है। तो जो लीड कंपनसेटर होता है वो स्टेबल सिस्टम होता है। लीड कंपनसेटर पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है या फिर नेगेटिव फेस प्रोवाइड करता है। लीड कंपनसेटर पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिल गया पोलर प्लॉट ऑफ लीड कंपनसेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो लीड कंपनसेटर होता है उसमें हमें और क्या क्या देखने मिलता है। लीड कंपनसेटर में अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहला जो लीड कंपनसेटर होता है वो एक्ट करता है कैसा, हाई पास फिल्टर के तौर पर। दूसरा, लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, अल्फ़ा टाइम्स 1 प्लस टी एस और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फ़ा एस टी। तीसरा, हमने ये डिस्कस किया कि जो लीड कंपनसेटर होता है उसका जो पोल ज़ीरो प्लॉट होता है उसमें जो पहला क्या हमें मिलता है, पहला हमें ज़ीरो मिलता है या फिर पोल मिलता है, पहला हमें ज़ीरो मिलता है लीड कंपनसेटर के पोल ज़ीरो प्लॉट में, जिसमें ज़ीरो का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। चौथा, जो लीड कंपनसेटर होता है वो पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव फेस क्यों प्रोवाइड करता है सिस्टम में, जैसे कि हमने डिस्कस किया पोल ज़ीरो प्लॉट में हमें मिलता है ज़ीरो, ज़ीरो का इफेक्ट ज़्यादा होता है, ज़ीरो पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से जो लीड कंपनसेटर होता है सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। और जो लीड कंपनसेटर होता है वो स्टेबल सिस्टम होता है और लीड कंपनसेटर के वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबिलिटी को अटेन करने लगता है। तो लीड कंपनसेटर के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो लीड कंपनसेटर होता है वो किस तरीके से जो फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने पोलर प्लॉट से क्या समझा, पोलर प्लॉट से हमने ये देखा कि जो लीड कंपनसेटर होता है वो क्या होता है, वो स्टेबल सिस्टम होता है, क्योंकि जो Z प्लस है वो हमें ज़ीरो मिल रहा है, Z प्लस ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर है वो क्या है, वो है स्टेबल सिस्टम। अभी हम लोग इसके आगे ये देखेंगे कि जो फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो क्या करती है, वो इंक्रीज़ करती है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया पोलर प्लॉट एक सिस्टम का, और वो जो सिस्टम है उसमें हमने लीड कंपनसेटर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम का पोलर प्लॉट कंसिडर किया और वो जो सिस्टम है उसमें हमने लीड कंपनसेटर नहीं लगाया। पोलर प्लॉट ऑफ सिस्टम विदाउट कंपनसेटर, यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो है इन्फाइनाइट और यहाँ पर जो ओमेगा है वो है ज़ीरो। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको हमने कंसिडर किया -180 डिग्री। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 हमें जो फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? ये जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एट विच द एंगल, या फिर बोल सकते हैं फेस विल बिकम -180 डिग्री। जिस फ्रीक्वेंसी पर जो फेस एंगल होता है वो -180 डिग्री हो जाता है, तो जो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो ये जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है जो लीड कंपनसेटर होता है वो क्या करता है? लीड कंपनसेटर सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। लीड कंपनसेटर सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। तो मान लेते हैं हमने सिस्टम में लीड कंपनसेटर लगाया, और वो जो लीड कंपनसेटर है कितने से पॉजिटिव फेस प्रोवाइड कर रहा है? -30 डिग्री से पॉजिटिव फेस प्रोवाइड कर रहा है। तो लीड कंपनसेटर जो लीड कंपनसेटर कितने से फेस प्रोवाइड कर रहा है? +30 डिग्री से, नॉट माइनस, क्योंकि जो लीड कंपनसेटर होता है पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। बाय मिस्टेकली मैंने बोल दिया। तो हमने सिस्टम में लीड कंपनसेटर लगाया, और वो जो लीड कंपनसेटर है +30 डिग्री का फेस प्रोवाइड कर रहा है। तो +30 डिग्री का फेस प्रोवाइड कर रहा है, इसके वजह से होगा क्या? +30 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके वजह से होगा क्या? -180 डिग्री +30 डिग्री हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 150 डिग्री। तो होगा क्या? हमें जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी वो समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर मिलेंगी। पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो शो कर रहा है, कर्सर की टिप हमें जो शो कर रही है, वहाँ पर हमें मिलेंगी ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी। वहाँ पर हमें क्यों मिलेंगी ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग एंगल देखें, एंगल हमें कितने का दिखाई दे रहा है? जो एंगल है वो हमें 150 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। -150 डिग्री का हमें यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है। इसका मतलब जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर जा रही है। तो लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से होता क्या है कि जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर हम लोग देखें फेस लीड कंपनसेटर, जो फेस लीड कंपनसेटर होता है पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है सिस्टम में। और यहाँ पर हमने पोलर प्लॉट कंसीडर किया एक पर्टिकुलर सिस्टम का, और वो सिस्टम में हमने लीड कंपनसेटर लगा दिया, जिसके वजह से जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमें जो मिल रही है वो हमें यहाँ पर मिल रही है ओमेगा 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फेस लीड कंपनसेटर एट पॉजिटिव फेस, और यहाँ पर अभी ये जो ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी थी, जो कि यहाँ पर थी फेस कंपनसेटर लगाने से पहला, तो फेस कंपनसेटर लगाने के बाद ये जो ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो फेस लीड कंपनसेटर के वजह से होगा फेस लीड कंपनसेटर एट पॉजिटिव फेस इन दिस सिस्टम। तो जो फेस लीड कंपनसेटर होता है वो सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। फेस लीड कंपनसेटर सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। फेस लीड कंपनसेटर एट पॉजिटिव फेस इन दिस सिस्टम। इन दिस केस फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये वाले केस में जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमें जो मिल रही है वो ओमेगा 2 मिल रही है। तो यहाँ पर हमें डिस्कस ये करना है कि जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आने लगती है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द एडिशन ऑफ लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज़ कर रही है। तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक कि हमें ये समझ में आ गया कि लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से होता क्या है कि जो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ करती है। अब ये फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने की वजह से होता है क्या, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। अभी देखते हैं कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है या फिर डिक्रीज़ करती है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। तो यहाँ पर हमने सिमिलरली कंसीडर किया पोलर प्लॉट सिस्टम का, और वो सिस्टम में हमने कंपनसेटर नहीं लगाया है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 1, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 4, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 3। यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ किया, यूनिट सर्कल, और यहाँ पर ये जो यूनिट सर्कल है पोलर प्लॉट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट कर रहा है ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी पर। तो ये जो ओमेगा 3 जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा 4 हमने जो फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया ये कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी है। और सिमिलरली जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है -180 डिग्री का। इसका मतलब जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है वो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने यूनिट सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया, ये यूनिट सर्कल हमने बनाया है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ओमेगा 3 जो फ्रीक्वेंसी है वो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और जो ओमेगा 4 जो फ्रीक्वेंसी हमने जो कंसिडर किया है वो कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर अभी अगर अगर हम लोग सबसे पहला एंगल कंसिडर कर ले, ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम लोग एंगल कंसिडर कर ले, तो ये ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक एंगल कंसिडर किया, ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला एंगल जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला एंगल। तो मान लेते हैं दोनों एंगल के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो है -30 डिग्री। ये डिफरेंस इन बिटवीन एंगल ऑफ ओमेगा 4 एंड ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 4 और ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो एंगल है, दोनों एंगल के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो कितने का, वो है -30 डिग्री का। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में हमने लगा दिया लीड कंपनसेटर। तो लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से होगा क्या, लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से होगा क्या, ये जो ओमेगा 4 जो फ्रीक्वेंसी वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी और जो ओमेगा 3 जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएंगी, वो नीचे आ जाएंगी। मतलब ये जो ओमेगा 4 जो फ्रीक्वेंसी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी। तो हमने लीड कंपनसेटर लगा दिया जिसकी वजह से जो ओमेगा 4 जो फ्रीक्वेंसी है वो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बन गई और जो ओमेगा 3 जो फ्रीक्वेंसी वो नीचे कहीं आ जाएंगी। तो जो गेन क्रॉस ओवर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी मिली। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ओमेगा 4 जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अगर हम लोग कुछ इस तरीके से अगर हम लोग प्रोपगेट करें तो पहले हमें मिलता है ओमेगा =0 और हम लोग आगे प्रोसीड करते जाए तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ करते जाती है। तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लोग प्रोपगेट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लोग प्रोपगेट करते हैं तो पहला हमें क्या मिलेगा, पहला हमें मिलेगा ओमेगा 3, फिर बाद में मिलेगा ओमेगा 4। इसका मतलब ओमेगा 4 ग्रेटर है ओमेगा 3 के कंपैरिजन में। और ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ओमेगा 4 जो फ्रीक्वेंसी है वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। ड्यू टू एडिशन ऑफ लीड कंपनसेटर इन दिस सिस्टम में लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से सिस्टम का जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सिस्टम का बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर सिस्टम का बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा चले जाता है तो उस केस में सिस्टम में अनवांटेड सिग्नल एंटर करने की प्रोबेबिलिटीज़ होती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, जिसके वजह से जो बैंडविड्थ होगा सिस्टम का वो इंक्रीज़ करेगा। तब तक कि हमने ये देखा क्या क्या इंक्रीज़ करता है, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ करती है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर जाती है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब तक कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, जो लीड कंपनसेटर होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करने की। लीड कंपनसेटर हैज़ फेस इंप्रूवमेंट कैपेबिलिटी, क्योंकि जो लीड कंपनसेटर होता है सिस्टम में पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है लीड कंपनसेटर के वजह से। जो बैंडविड्थ है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट और क्विक होता है। जो ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स होता है वो भी इम्प्रूव कर जाता है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से, फेस लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से, जिसके वजह से सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव करने लगती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम की बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने की वजह से सिस्टम में अनवांटेड सिग्नल आने के चांसेस होते हैं। अनवांटेड सिग्नल कैन ऑल्सो एंटर इन दिस सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लीड कंपनसेटर है वो क्या कर रहा है, सिस्टम के ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। लीड कंपनसेटर पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, बैंडविड्थ इंक्रीज़ करता है, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट और क्विक होता है। राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम इंक्रीज़ करने की वजह से सिस्टम का जो ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स होता है वो भी इम्प्रूव करता है। और सिस्टम का ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो इम्प्रूव करने लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेस लीड कंपनसेटर होता है सिस्टम की ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी को क्या करता है, फेस लीड कंपनसेटर सिस्टम के ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी को, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूट लोकस फॉर फेस लीड कंपनसेटर, फिर उसके बाद हम लोग रूट लोकस से भी हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। रूट लोकस में हम लोग ये देखेंगे कि जो फेस लीड कंपनसेटर का जो, जब हम लोग सिस्टम में फेस लीड कंपनसेटर लगा देते हैं तो उस केस में जो रूट लोकस होता है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं रूट लोकस फॉर लीड कंपनसेटर। तो यहाँ पर हमने लीड कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया है, जो कि V0S/VIS = अल्फ़ा टाइम्स 1 + ST और डिनोमिनेटर में 1 + अल्फ़ा ST। यहाँ पर हमने एक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया और वो जो सिस्टम है उसमें हमने कंपनसेटर नहीं लगाया, तो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से मिला, G(s) = K, डिनोमिनेटर में S टाइम्स S+2 S+3।
बहुत हद तक ये क्लियर है कि ओरिजिन पोल है -2 पर पोल है -3 पर पोल है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन पोल कंसिडर किया, -2 पर पोल कंसिडर किया, -3 पर पोल कंसिडर किया। कितने एसिम्प्टोटिक लाइंस मिलेंगी? सबसे पहला सेंट्रॉइड को अगर इवेल्युएट करें तो जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। पोल का समेशन कंसिडर करना है -3 -2 हमें मिल जाएगा -5, हमें मिल जाएगा -5 और जीरो एक भी नहीं है तो -5 -0 हमें मिल जाएगा -5 -0 जो कि अल्टीमेटली होगा -5। टोटल नंबर ऑफ पोल टोटल नंबर ऑफ जीरो। पोल हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, जीरो एक भी नहीं है, 3 -0 हमें मिल जाएगा 3, तो हमें मिल जाएगा -5/3। तो जो सेंट्रॉइड हमें जो मिल रहा है वो -5/3 पर मिल रहा है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से एसिम्प्टोटिक लाइन क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। तो सेंट्रॉइड हमें मिल रहा है -5/3 पर। अगर हम लोग एसिम्प्टोट्स अगर कैलकुलेट करें तो बराबर में होता है P-Z टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो जो कि बराबर में होगा 3 के। तो हमें कितनी एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी? हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट अगर फाइंड आउट करें, हमने ये सब रूटोलोकस के बारे में रूटोलोकस में हमने डिस्कस किया है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2q+1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय P-Z। पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करेंगे क्यू की जगह 0, दूसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए क्यू की जगह 1, तीसरी वाली के लिए 2 एंड सो ऑन। तो पहली वाली हम लोग एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ कट टू कट पॉइंट डिस्कस करना है क्या होता है कंपनसेटर लगाने की वजह से। तो यहाँ पर ये जो क्यू है पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्यू की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें यहाँ 2 × 0 + 1 × 180 डिग्री, डिनोमिनेटर में 3। तो पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 180 डिग्री अपॉन 3 जो कि होगा 60 डिग्री। तो पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 60 डिग्री पर, दूसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 180 डिग्री पर, और तीसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन के लिए जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 300 डिग्री पर, 300 या फिर समवेयर अराउंड 270 डिग्री पर। सिमिलरली अगर हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करें तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है जो के होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर देते हैं एस के रेस्पेक्ट में और उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो ये हमें के कैसा मिलता है कि हमें सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन से ही मिलता है s टाइम्स s+2 s+3, और ये प्लस के हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा s टाइम्स s+2 s+3 प्लस के = 0। ये जो s है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे s+2 × s+3, हमें मिल जाएगा s² + 3s + 2s + 6। ये प्लस के उसको हमने यहाँ पर लिखा = 0। ये जो s है उसको हमने यहाँ पर लिखा, s² को हमने यहाँ पर लिखा, s² को हमने यहाँ पर लिखा, 3s + 2s हमें मिल जाएगा 5s + 6 प्लस के = 0। इसके आगे में मिल जाएगा ये s को हम लोग s² + 5s + 6 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमें मिल जाएगा s³ + 5s² + 6s प्लस के = 0। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं माइनस के = s³ + 5s² + 6s। अभी एक के की वैल्यू हमें मिल गई जो कि s³ + 5s² + 6x + 6s। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर देंगे s के रेस्पेक्ट में और पूरे को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, डिनोमिनेटर में k नहीं रहेगा s रहेगा, और ये पूरे को हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा 3s² + 10s + 6। इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमें 2 ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा, जिसमें से हमें एक ब्रेक अवे पॉइंट कंसिडर करना होता है जो कि जिसकी वैल्यू कम होती है। तो ब्रेक अवे पॉइंट हमें यहाँ पर समवेयर अराउंड मान लेते, ब्रेक अवे पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, ये जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करी, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसको हमने कंसिडर किया सेंट्रॉइड। तो हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी। एक जो एसिम्प्टोटिक लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। इतना सब कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था। मगर हमने थोड़ा डिटेल में एज्यूम कर लिया तो कुछ नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने एक कंसिडर किया एसिम्प्टोटिक लाइन जो कि 60 डिग्री से, और यहाँ पर एक एसिम्प्टोटिक लाइन हमने कंसिडर किया जो कि इन्फिनिटी तक के जाएंगी 180 डिग्री का एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, और यहाँ पर हमने एक एसिम्प्टोटिक लाइन कंसिडर किया जो कि कुछ इस तरीके से प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें मिल गया रूट लोकस वो सिस्टम का जिस सिस्टम में हमने कंपनसेटर नहीं लगाया था। अभी हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम में हम लोग कंपनसेटर लगा देंगे, और जब हम लोग सिस्टम में कंपनसेटर लगाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमें रूट लोकस किस तरीके से मिलता है। और सिमिलरली जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर लाए करेगा, फिर उसके बाद ये बीच में रूट लोकस लाए नहीं करेगा, रूट लोकस यहाँ पर भी लाया करेगा, हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम में हम लोग कंपनसेटर लगा देंगे, और कंपनसेटर लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमें रूट लोकस किस तरीके से मिलता है। तो कंपनसेटर का हमने ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया GC(s) = s+4 और डिनोमिनेटर में s+5। यहाँ पर हमने कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया, और जो कंपनसेटर है वो कौन सा कंपनसेटर है? फेस लीड कंपनसेटर। तो ये कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन और ये जो सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है दोनों को हमें साइमल्टेनियसली कंसिडर करना है। तो मिल जाएगा G(s)
जी सी ऑफ एस मतलब जो कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों को साइमल्टेनियसली कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा के टाइम्स एस प्लस 4, डिनोमिनेटर में एस इंटू एस प्लस 2, एस प्लस 3, एस प्लस 5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रूट लोकस कंसिडर करें तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस इमेजनरी एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस, और ये प्लेन हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन। बहुत हद तक क्लियर है कि जो एक पोल है वो ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर हमने ओरिजिन पोल कंसिडर किया। -2 पर हमें एक पोल मिल रहा है, -3 पर हमें एक पोल मिल रहा है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें -4 पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो -4 पर 0, -5 पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है पोल। तो हमें रूट लोकस किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर रूट लोकस कुछ इस तरीके से लाया करेगा, यहाँ पर रूट लोकस लाया करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर रूट लोकस लाया करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेंट्रॉइड इवैल्यूएट करें, सेम जैसे कि हमने किया था वैसा ही हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। सेंट्रॉइड हमें मिल जाएगा, पोल का समेशन अगर हम लोग कंसिडर करें -5, -3, -2 हमें मिल जाएगा -10, -0 का समेशन कंसिडर करें -4, डिनोमिनेटर में 4 -1, सेंट्रॉइड हमें मिलेगा -6/3, सेंट्रॉइड हमें कहाँ पर मिलेगा, -2 पर मिलेगा। तो जो सेंट्रॉइड हमें जो मिलेगा वो -2 पर यहाँ पर हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग एसिम्प्टोटिक लाइन को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेगी। 3 एसिम्प्टोटिक लाइन हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोल टोटल नंबर ऑफ जीरो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग पोल कंसिडर करें 1, 2, 3, और यहाँ पर जिस जीरो है हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। पोल हमें 4 मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, कितने पोल मिल रहे हैं, 4 पोल। एक ओरिजिन पोल मिल रहा है, दूसरा ये वाला पोल, तीसरा ये वाला पोल, चौथा ये वाला पोल। तो यहाँ पर हमें 4 पोल मिल रहे हैं, 1 0 मिल रहा है, 4 -1 हमें मिल जाएगा 3, तो हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी। सिमिलरली एक जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी उसका जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 60 डिग्री का, दूसरी जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी उसका जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 180 डिग्री का, और तीसरी जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी उसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा समवेयर अराउंड 300 डिग्री या फिर 270 डिग्री। और एक जो एसिम्प्टोटिक लाइन का जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 180 डिग्री, जो कि कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप ये दोनों रूट लोकस को केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर ये वाला रूट लोकस हमने कंसिडर किया है जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर लगाया था, ये वाला रूट लोकस जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर नहीं लगाया था। तो जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर नहीं लगाया तो ये हमें जो रूट लोकस जो मिल रहा है, ये रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस के बहुत क्लोज में है, क्योंकि इसका जो सेंट्रॉइड है वो -2 के आगे, इसका जो सेंट्रॉइड है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। और ये वाला रूट लोकस अलॉन्ग विथ कंपनसेटर, इसका जो सेंट्रॉइड हमें जो मिल रहा है वो -2 पर मिल रहा है, और ये जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस के दूर है। यहाँ पर ये दोनों रूट लोकस को हम लोग साइमल्टेनियसली कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। दोनों रूट लोकस हमने कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एक रूट लोकस कंसिडर किया, और सिमिलरली यहाँ पर हमने एक रूट लोकस कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये वाला जो रूट लोकस है विथ कंपनसेटर, और ये वाला रूट लोकस हमने कंसिडर किया विदाउट कंपनसेटर, या फिर बोल सकते हैं विथ नो कंपनसेटर। जब हमने कंपनसेटर नहीं लगाया तो ये रूट लोकस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में है, और जब हमने कंपनसेटर लगाया तो जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब वो दूर जा रहा है इमेजिनरी एक्सिस से। ये रूट लोकस विथ कंपनसेटर और ये रूट लोकस विथ नो कंपनसेटर। जब हमने कंपनसेटर नहीं लगाया तो जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में है, और जब हमने कंपनसेटर लगा दिया तो जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस के दूरी पर है रूट लोकस। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि कंपनसेटर लगाने की वजह से जो रूट लोकस है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। रूट लोकस लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो इम्प्रूव करेगी। कंपनसेटर लगाने की वजह से जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस से दूर जा रहा है लेफ्ट में, जिसके वजह से होगा क्या, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो इम्प्रूव करेगी। यहाँ से हम लोग एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट सेंट्रॉइड है, ये दोनों, ये वाला भी पॉइंट सेंट्रॉइड है ये रूट लोकस का, और ये वाला पॉइंट भी सेंट्रॉइड है ये वाले रूट लोकस का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से कर्सर की टिप देखना, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको हमने कंसिडर किया है ज़ाई ओमेगा एन। यहाँ पर बहुत होता है कि ले रहे हैं, यहाँ पर ज़ाई ओमेगा एन की वैल्यू कम है, और यहाँ पर जो ज़ाई ओमेगा एन है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो हमें पता है जो टाइम कांस्टेंट होता है बराबर में होता है 1/ज़ाई ओमेगा एन। अगर ज़ाई ओमेगा एन अगर इंक्रीज़ करता है तो टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ करेगा, ज़ाई ओमेगा एन अगर डिक्रीज़ करता है तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये जब हमने कंपनसेटर लगा दिया तो उस केस में जो रूट लोकस है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इमेजिनरी एक्सिस से दूर जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाई ओमेगा एन इंक्रीज़ कर रहा है। ज़ाई ओमेगा एन इंक्रीज़ करने की वजह से टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से राइज टाइम, पीक टाइम डिक्रीज़ करेगा, और जो सिस्टम का जो स्पीड या फिर बोल सकते हैं सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्विक होएगा। इन सिंपल वर्ड, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव कर रहा है लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से।
तो लीड कंपनसेटर के कितने फ़ायदे, सिस्टम का जो रिस्पांस है वो भी इम्प्रूव कर रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है। सिस्टम का रिस्पांस कैसा इम्प्रूव कर रहा है, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम डिक्रीज़ कर जा रहा है, सिस्टम की स्पीड इंक्रीज़ कर जा रही है, सिस्टम का रिस्पांस इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये रूट लोकस हमने कंसिडर किया कर्सर की टिप अलॉन्ग विथ कंपनसेटर, और ये वाला रूट लोकस विथ नो कंपनसेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया है, कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना, ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसिडर किया है कर्सर की टिप। यहाँ से अगर हम लोग दोनों पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो जो पर्टिकुलर जो लाइन होगी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर है, मतलब वो दोनों पॉइंट से हमने 2 लाइन ड्रॉ करी है जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमने जो कंसिडर किया, ये वाला जो एंगल है उसको हमने कंसिडर किया φ1, और ये वाला जो एंगल है उसको हमने कंसिडर किया φ2। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो φ2 जो एंगल हमें जो दिखाई दे रहा है, φ2 एंगल लेसर है और जो φ1 जो एंगल है वो ग्रेटर है। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया, ये पर्टिकुलर लाइन से हमने कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर पॉइंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से भी हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर ये जो एंगल है वो φ1 है और ये वाला जो एंगल है वो φ2 एंगल है। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो φ1 जो एंगल है वो ग्रेटर है φ2 के कंपैरिजन में, φ1 एंगल ग्रेटर है φ2 के कंपैरिजन में, बहुत हद तक क्लियर है। मगर कोसाइन वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करें दोनों की, तो जो कोसाइन ऑफ φ2 होगा वो ग्रेटर होगा कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में। यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है कि जो φ1 जो एंगल है वो φ2 एंगल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मगर कोसाइन वैल्यू कंसिडर करें तो जो कोसाइन ऑफ φ2 होगा वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन विद कोसाइन ऑफ φ1, क्योंकि अगर हम लोग देखें होता क्या है बेसिकली, एंगल इंक्रीज़ करने की वजह से जो कोसाइन वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ करती है, और एंगल डिक्रीज़ करने की वजह से जो कोसाइन वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर अगर φ1 अगर ज़्यादा होता है φ2 के कंपैरिजन में, इसका मतलब जो कोसाइन ऑफ φ2 होगा वो ज़्यादा होगा φ1 कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में। φ1 अगर ज़्यादा होता है φ2 के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब जो कोसाइन ऑफ φ2 है वो ज़्यादा है कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं φ1 ज़्यादा है φ2 के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब जो कोसाइन ऑफ φ1 होगा वो लेज़र होगा कोसाइन ऑफ φ2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये जो φ2 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एंगल आफ्टर कंपनसेटर, और जो φ1 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एंगल बिफोर कंपनसेटर, या फिर बोल सकते हैं कंपनसेशन। और ये जो कोसाइन ऑफ फाई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने φ1 एंगल कंसिडर, ये φ1 एंगल हमने कंसिडर किया और ये φ2 एंगल कंसिडर किया है। तो φ2 एंगल हमें इंडिकेट कर रहा है एंगल आफ्टर कंपनसेशन, और जो φ1 जो एंगल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एंगल बिफोर कंपनसेशन, एंगल बिफोर कंपनसेशन। तो φ2 एंगल आफ्टर कंपनसेशन और φ1 एंगल बिफोर कंपनसेशन। और जो कोसाइन ऑफ फाई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा था, जो कोसाइन ऑफ फाई हमने जो कंसिडर किया, ये कोसाइन ऑफ फाई हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कोसाइन ऑफ फाई हमें इंडिकेट कर रहा है डैम्पिंग रेशियो, कोसाइन ऑफ फाई हमें इंडिकेट कर रहा है डैम्पिंग रेशियो। तो कोसाइन ऑफ φ2 ग्रेटर है कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका मतलब जो xi2 है वो ग्रेटर है xi1 के कंपैरिजन में। अब ये xi2 क्या है, जो xi2 है वो है डैम्पिंग रेशियो आफ्टर कंपेंसेशन। कोई डैम्पिंग रेशियो को डैम्पिंग फैक्टर भी बोलता है, मगर डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो xi2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डैम्पिंग रेशियो आफ्टर कंपेंसेशन, और जो xi1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डैम्पिंग रेशियो बिफोर कंपनसेशन। और जो xi2 है वो ग्रेटर है xi1 के कंपैरिजन में, इसका मतलब जो डैम्पिंग रेशियो है सिस्टम का वो इंक्रीज़ कर जाता है कंपनसेटर लगाने की वजह से। डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज ड्यू टू द कंपनसेशन। तो लीड कंपनसेटर के कितने सारे फ़ायदे, लीड कंपनसेटर सिस्टम में लगाना बहुत फ़ायदेमंद है। लीड कंपनसेटर हमने सिस्टम में लगा दिया, सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करेगा, स्पीड इंप्रूव करेंगे, सिस्टम का रिस्पांस क्विक होएगा। फिर उसके बाद सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा, और सिमिलरली जो सिस्टम होगा स्टेबल सिस्टम होगा। सिस्टम स्टेबल है तो सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो भी हम लोग डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, अगर हमें सिस्टम डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है तो। अगर हम लोग कंक्लूजन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो रूट लोकस से हमें क्या सीखने मिला, रूट लोकस शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। जो रूट लोकस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है एस प्लेन के, ड्यू टू द यूज़ ऑफ कंपनसेटर लगाने की वजह से, लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से, विच मेक्स सिस्टम मोर स्टेबल, जो कि सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। स्पीड और रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन टाइम। जो स्पीड और जो रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का वो इम्प्रूव करने लगता है, या फिर बोल सकते हैं जो स्पीड या फिर जो रिस्पांस होता है वो एक क्विक होता है। स्पीड और रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम इंक्रीजेस और क्विक ड्यू टू डिक्रीमेंट इन टाइम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/j ओमेगा n, जैसे कि हमने डिस्कस किया था
जाई ओमेगा एन इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ कर जाता है, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम डिक्रीज़ कर जाता है, सिस्टम का रिस्पॉन्स इंक्रीज़ कर जाता है, इम्प्रूव कर जाता है। डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज आफ्टर एडिंग फेस लीड कंपनसेटर। जो डैम्पिंग रेशियो होता है सिस्टम का वो इंक्रीज़ कर जाता है फेस लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से। इन दिस सिस्टम में फेस लीड कंपनसेटर लगाने की वजह से जो डैम्पिंग रेशियो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन डैम्पिंग रेशियो मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीजेस। मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ कर जाता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ कर जाता है। इसके वजह से होता है क्या, तो हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकली देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन इन बिटवीन डैम्पिंग रेशियो एंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैथमेटिकली इन्वर्स रिलेशन होता है डैम्पिंग रेशियो और मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बीच में। मतलब अगर डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज़ करेगा मैक्सिमम पीक ओवरशूट इंक्रीज़ करेगा, अगर डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज़ करेगा तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ करेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज़ कर जाता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ कर जाता है, राइज टाइम डिक्रीज़ कर जाता है, पीक टाइम डिक्रीज़ कर जाता है, स्पीड इंप्रूव हो जाती है, जिसके वजह से सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो इंप्रूव कर जाता है। ये ओवरऑल फैक्टर के वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो इंप्रूव कर जाता है। फेस लीड कंपनसेटर इंप्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। जो फेस लीड कंपनसेटर होता है सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पांस को भी इंप्रूव करता है एंड डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन स्टेडी स्टेट ऑफ सिस्टम। और सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट होता है उसमें किसी भी तरीके का इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। तो जो फेस लीड कंपनसेटर होता है सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पांस को तो इंप्रूव करता ही करता है और किसी भी तरीके का इफेक्ट क्रिएट नहीं करता सिस्टम के स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट मतलब टी इन्फिनिटी पर सिस्टम का हमें जो स्टेट जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। फेस लीड कंपनसेटर ऑल्सो इंक्रीजेज द गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन ऑफ द सिस्टम। जो फेस लीड कंपनसेटर होता है सिस्टम की गेन मार्जिन और फेस मार्जिन को भी क्या करता है, इम्प्रूव करने लगता है, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज़ करता है, जिसके वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबल रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमने डिस्कस किया लीड कंपनसेटर के बारे में। तो अब तक के हमने लीड कंपनसेटर के बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन किया है। जो सेम कॉन्सेप्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा लैग कंपनसेटर के केस में भी, मगर इन्वर्स हो जाएगा, सब चीज़ इन्वर्स हो जाएंगी। जैसे कि लीड कंपनसेटर हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है तो लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करेगा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैग लीड कंपनसेटर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंट्रोलर के बारे में।